पुनः कह दूं, जांच को भटकाने, आरोपी को बचाने, सबूतों को मिटाने के बाद अब डॉक्टरों को धमकाने की एक नई रणनीति दिखाई पड़ रही है। आपने इससे पहले कोई ऐसा बंद नहीं देखा होगा कि जहां एक तरफ बंद का आह्वान किया जाए, दूसरी तरफ सत्ताधारी दल के नेता जाकर दुकानों को खुलवाने का प्रयास करें, फिर इसके बाद मुख्यमंत्री आकर प्रेस को संबोधित करें और आप उनके शब्दों को गौर करिए। वो क्या कह रही हैं? मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, हम एफआईआर नहीं करना चाहते ताकि कैरियर ना बर्बाद हो, पासपोर्ट और वीजा मिलने में समस्या ना हो। मुझे लगता है कि देश की प्रबुद्ध जनता और पश्चिम बंगाल, जहां की प्रबुद्धता कई शताब्दियों से बहुत प्रसिद्ध है, वो इसका अर्थ, भाव और अभिव्यक्ति न समझ पा रहे हो, ऐसा संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से कहना चाहती है कि शब्दों के हेरफेर के साथ ममता बनर्जी जी ने सीधे डॉक्टरों को धमकाने का काम किया है और एक प्रकार से उनके कैरियर के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम शब्दों के मायाजाल के अंदर किया है, ताकि प्रत्यक्ष में जो दिख रहा है ठीक वैसे ही जैसे सरकार का मुखौटा कुछ और दिख रहा है पश्चिम बंगाल में और मुख कुछ और दिख रहा है, उसी प्रकार से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शब्द कुछ है और भाव क्या है ये सबको समझ में आ रहा है। और इतना ही नहीं, इसके उपरांत उनका यह कहना, जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से पश्चिम बंगाल सरकार की बहुत दुखद और खिसियाहट की भी अभिव्यक्ति है, यह कहना कि चुनाव करवा लो। मैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी से कहना चाहता हूं, महोदया, इस पीड़िता के साथ न्याय का विषय चुनाव का विषय नहीं है। यह सबूतों के आधार पर कानून की अदालत में साबित होकर दोषियों को सजा दिलाने का विषय है। यह न्याय का विषय है, चुनाव का विषय नहीं है। जिसकी सत्ता होगी न्याय उसी के पक्ष में होगा। यह सोच संविधान के लिए सबसे खतरनाक सोच है और मैं कहना चाहता हूं, संविधान खतरे में कैसे हो सकता है, इसकी आपको वानगी देखनी है तो पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां का मंत्री कहता है कि जो उंगली उठेगी मुख्यमंत्री जी के खिलाफ वो तोड़ दी जाएगी, मिस्टर गुहा। जहां का सांसद कहता है कि ये लोग जो भी कार्य कर रहे हैं इनको अंजाम भुगतना पड़ेगा, अरूप चक्रवर्ती। और जहां की मुख्यमंत्री कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि एफआईआर हो, मैं नहीं चाहती कि कैरियर खराब हो। और आप कल्पना करिए कि यदि ख्वाबों ख्यालों में इनकी केंद्र में सत्ता होती तो उंगली तोड़ दी गई होती, अंजाम भुगतवा दिया गया होता और कैरियर बर्बाद कर दिया गया होता। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। यह कृत्य बहुत साफ दिख रहा है और कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी जी तक बोल चुके हैं कि देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल। मैं उस समय वो नेता प्रतिपक्ष थे तो मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस के तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष ने जब यह शब्द प्रयोग किया था, देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, आज वह बिल्कुल शब्दशः चरितार्थ होता दिख रहा है। और इसके उपरांत मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं, ममता जी, आप वही ममता जी हैं जिन्होंने रेप के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन और संघर्ष किया था। मैं देश को बताना चाहता हूं कि ममता बनर्जी जी जब हम लोगों के साथ थी अटल जी के सरकार के दौर में और बाद में, तो उन्होंने स्वयं ये बताया था कि पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार की पुलिस ने उनके ऊपर इतने आघात किए थे कि उनको मृत समझ के वो लोग छोड़ गए थे। यदि उन्हें पता होता कि जीवित है तो शायद न छोड़ते। मैं पूछना चाहता हूं ममता जी, आज आपकी संवेदना इतनी मृत हो गई कि बजाय आप दोषियों को सजा दिलाने के, आप वही ममता जी हैं। आज आप किसको बचाने में लगी हैं? ये डे वन से दिखाई पड़ रहा है कि प्रिंसिपल को दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बनाना
उसके उपरांत उस जगह को सील न करना, क्राइम सीन को सील न करना, उसके बाद क्राइम सीन के पूरे इलाके में तोड़फोड़ हो जाना, उसके बाद सीबीआई को ट्रांसफर न करना, और अब ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं फांसी देने की बात। तो मैं बताना चाहता हूं, फांसी यहां एक प्रक्रिया के तहत दी जाती है। अफसोस की बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं कहा कि सबूत तो आपने इतने मिटा दिए हैं, सबूतों के साथ इतनी छेड़छाड़ कर दी है ताकि यह काम आसान नहीं है। और अगर आपके मन में इतना है तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से पूछना चाहता हूं, रेप के कितने मामलों में फांसी दिलवा दी है? वो अपना कन्विक्शन रेट बताएं। इससे बहुत साफ है कि जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। और इंडी गठबंधन के ये सारे दल इसमें शामिल हैं। जो बात मैं पहले कह चुका था उन्हें पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं। तृणमूल कांग्रेस का वकील कौन है? कपिल सिब्बल, जो राज्यसभा सांसद कहां से हैं? समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से राज्यसभा सांसद हैं और कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। कांग्रेस, पुनः कह रहा हूं, कांग्रेस का पूर्व मंत्री, सपा के समर्थन से बना हुआ सांसद, तृणमूल कांग्रेस का वकील है। यानी इंडी गठबंधन में सब शामिल हैं इस अपराध और अत्याचार को बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ममता जी जो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो बंद है, जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था और इसके लिए हाई कोर्ट से फटकार लगी थी। तो ममता जी, आपकी सरकार हिंसा से जिसकी शुरुआत हुई उसका सर्टिफिकेट कोर्ट से आपके पास है। और मैं पूरे देश को यह भी याद दिला देना चाहता हूं कि पूरे देश में अनेक राज्यों में एक समय में चुनावी हिंसाएं होती थी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कई राज्य थे जहां चुनावी हिंसा की बड़ी चर्चा होती थी। अब सब राज्यों में चुनावी हिंसा समाप्त हो गई। केवल एक ही राज्य है जहां से चुनावी हिंसा की खबरें आती हैं और वो है पश्चिम बंगाल। तो ममता जी, आपकी सरकार की में चुनाव में हिंसा होती है, जीतने के बाद हिंसा होती है, और इसीलिए आपके दिमाग में भी इतनी घनघोर और दर्दनाक हिंसा करने वालों के बचाव की जुगत सरकार कर रही है। और मैं यहां यह भी कहना सकता हूं, हो सकता है ममता जी बड़ी बेबसी में भी हो, क्योंकि आपने जिन आपराधिक तत्वों का साथ लिया था, मुझे लगता है कि उनके हौसले बुलंद इतने हो गए हैं कि शायद ममता बनर्जी के लिए इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो उसका बचाव करें, क्योंकि शायद उनको रोकना उनकी क्षमता से बाहर हो गया। एक दूसरे महत्वपूर्ण विषय की तरफ हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल के अत्याचार के बाद कर्नाटक के भ्रष्टाचार की तरफ। आप सभी यह जानते हैं कि कर्नाटक में जब से कांग्रेस की सरकार आई है, भ्रष्टाचार के एक के बाद एक नए अध्याय सामने आ रहे हैं। पहले महर्षि वाल्मीकि SC/ST डेवलपमेंट बोर्ड का भ्रष्टाचार, मतलब आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति, ये जाति गिनाने वाले राहुल गांधी जी, आपकी डायरेक्ट सरकार है वहां, इंडी गठबंधन की सरकार नहीं है, और उसके पैसों का ऐसा दुरुपयोग कि इस ढंग के फैक्ट सामने आए कि गाड़ियां खरीदी गई हैं, ज्वेलरी खरीदी गई है। शुरू में आपने उसको डिनाई किया और बाद में मुख्यमंत्री को स्वीकार करना पड़ा। और इसके अलावा जो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री के परिवार के ऊपर मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में लैंड का विषय, जिसके ऊपर की राज्यपाल ने केस चलाने की परमिशन भी दी। और अब जो ये ताजा मामला आया है वो इसलिए महत्वपूर्ण है कि एक हाईटेक पार्क में, एरोस्पेस पार्क में जो लैंड अलॉट होनी थी, वो लैंड अलॉट होने के लिए मैं एक नया तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं।
14 फरवरी 2024 को डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर कर्नाटका सरकार ने यह लेटर लिखा है कि अलॉटमेंट ऑफ प्लॉट नंबर AM4A and AM4B measuring this much respectively for the high-tech defense area phase 1 and 23 acres part adjoining to the plot number this and this required for Department of Social Justice. जब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस ने सोशल वेलफेयर ने उस हिस्से को मांगा और इसके बावजूद उसे अलॉट न करके किसी और को अलॉट कर दिया गया। अलॉटमेंट की प्रक्रिया और किसको अलॉट किया गया वो एक पक्ष है। पहली बात यह कि यदि कोई यह कह रहा है कि सोशल वेलफेयर के लिए सरकार के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से ज्यादा बेहतर सोशल वेलफेयर कोई और करेगा, यानी फैमिली वेलफेयर और कांग्रेस वेलफेयर ज्यादा बड़ी चीज हो गई, और फिर वो मिलेगा भी किसको? तो उसी को मिलेगा जिसकी सरकार में सबसे ज्यादा शक्ति होगी। तो किसको मिला है? कांग्रेस के अध्यक्ष के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर इस प्रकार के स्पष्ट रूप से आक्षेप लगे हैं कि जो लोग 71 लोग क्यू में थे उसके ऊपर करके उनको अलॉटमेंट किया गया। तो मैं कहना चाहता हूं, और महत्वपूर्ण बात यह है, बेंगलोर इज कंसीडर्ड टू बी द हाईटेक कैपिटल ऑफ इंडिया। अक्सर इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ इंडिया भी आप कहते हैं। सॉफ्टवेयर और आईटी में बेंगलोर को एग्जाम्पलरी माना जाता है। आई रिमेंबर इन 2008 व्हेन आई वाज इन यूएस एंड बैरक ओबामा वाज रनिंग फॉर हिज फर्स्ट प्रेसिडेंसी, तो उन्होंने वर्ड ये यूज किया था, वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। वहां पर ये ऑक्शन नहीं हो रहा है। मैं कर्नाटक की सरकार से पूछना चाहता हूं कि इंडिया की डिजिटल कैपिटल में बैठकर ई ऑक्शन क्यों नहीं हो रहा है? यह आपके मंशा पर सीधा सवाल उठाता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सीधे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो भारत में लाया तो डीबीटी किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज करिए, और ये ई ऑक्शन नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये डीबीटी में नहीं डीबीसी में विश्वास करते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। हमारा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, किसको? जिसके लिए आवश्यक है। इनका है डीबीटी नहीं डीबीसी, डायरेक्ट बेनिफिट टू कांग्रेस। इसलिए ई ऑक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ई ऑक्शन में चीजों को नियंत्रित करना आसान नहीं है। बगैर ई ऑक्शन किए 1 रुपए में से 85 पैसे कमाया जा सकता है, जो राजीव गांधी जी ने कहा था। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा यह नहीं हो सकता है। इसलिए यह अपने आप में बहुत गंभीर विषय है, जो दर्शा रहा है कि भ्रष्टाचार के उस भंवर में कर्नाटक फंसता जा रहा है कि एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेताओं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वैसे एक और बात है, ये मैं आप लोगों के विवेक पे छोड़ता हूं, जैसे ही घटनाएं प्रकाश में आई तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली आए और खड़गे जी कर्नाटक गए। अब पता नहीं कौन किसको बचाने, कौन किसको निपटाने गया था, ये मैं आप लोगों के विवेक के ऊपर छोड़ता हूं। अब इसमें यह मामला सरकार का है या सरकार के अंदर छुपी हुई तकरार का है? यहां पर मैं ये बात ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के पास तो फंड्स बहुत पहुंच रहे हैं, मगर कर्नाटक की स्थिति क्या है? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कितनी भारी गिरावट आई है कि 2021-22 में कर्नाटक में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 1.63 लाख करोड़ था, जो 2023-24 में घटकर 54,000 करोड़ हो गया, यानी ऑलमोस्ट 1/3 हो गया। यानी बहुत साफ है कि विकास के जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक को ले जा रही थी, उस रास्ते से भटक कर सब, जिसे कहते हैं ना, बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, और वो अब सिर्फ कांग्रेस के चंद नेताओं का विकास हो रहा है। और मैं कर्नाटक की प्रबुद्ध जनता से भी कहना चाहता हूं कि ये जो, और देश की सारी जनता इसको समझे कि ये चंद 1,000 रुपए, 1,000-2,000 रुपए की रेवड़ी बांटकर सैकड़ों करोड़ की मलाई
कैसे खाई जाती है ये इंडी गठबंधन की सरकारों में देख लीजिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, आम आदमी पार्टी की सरकार हो या अन्य सरकार हो। कर्नाटक का यह प्रकरण उसका जीता जागता उदाहरण है। इसलिए हम अंत में स्पष्ट रूप से ममता बनर्जी जी की सरकार की इस मानसिकता की कड़ी भर्त्सना करते हैं जो उन्होंने परोक्ष रूप से धमकाने का काम किया है, और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के उस संकल्प को दोहराते हैं जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है कि हम पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखेंगे। और कर्नाटक के लिए भी हम बहुत स्पष्ट कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार के यह भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कांग्रेस को इसका जवाब देना होगा। ये राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में किस किस के लिए कौन कौन सा सामान और किस किस के लिए कौन कौन सी मिष्ठान बचा के रखी है, इसका भी उन्हें जवाब देना होगा। धन्यवाद। आप लोगों के प्रश्न। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि विषय की गंभीरता और गहनता क्या है ये महामहिम राष्ट्रपति महोदया के उस वक्तव्य से समझा जा सकता है। और मुझे लगता है राष्ट्रपति देश की प्रथम नागरिक हैं, इसके उपरांत कम से कम आरोप प्रत्यारोप और दलगत राजनीति का विषय समाप्त होकर इस प्रकार की घटना पर न्याय और इस प्रकार की प्रवृत्तियों पर भविष्य में अंकुश कैसे लगाया जा सके, इसके बारे में विचार होना चाहिए। रविकांत राय जी। मैंने आपसे कहा है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है, चोटें सही हैं, हिंसा सही है, और ये तृणमूल कांग्रेस सरकार का स्वाभाविक चरित्र है। दिस इज अ नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द तृणमूल कांग्रेस, बिकॉज 2021 में इलेक्शन जीतने के बाद आपको पूरे भारत में कोई उदाहरण नहीं देखने को मिलेगा जहां जीतने के बाद सरकार की पार्टी, जो सत्ता में आई हुई पार्टी, वो हिंसा का तांडव करती हुई नजर आए और उसके लिए हाईकोर्ट से उसको फटकार लगे। मुझे लगता है वही प्रवृत्ति आज भी दिखी है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला इससे टूटने वाला नहीं है और मजबूत होने वाला है। बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर विपरीत परिस्थिति में आगे बढ़ते हुए बंगाल में जनता को न्याय सुनिश्चित कराने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम उस सिद्धांत को मानते हैं कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। अरुण जी। said that media is misrepresenting the fact by spoiling the reputation of the film industry. Okay. On that issue, I would like to say that on the issue of injustice being done to the women and girls in Kerala, the apathy of the Communist and Congress is very well established. You can understand by this fact that when the film came with the same name, Kerala Story, you remember Mr. Oman Chandi was the Chief Minister of Congress, and he has given a statement to the floor of the House, mentioning dozens of cases. But in Delhi, they were ridiculing that. Even how the women and the young girls were misused and trapped in love jihad. It was said by none other than Mr. V.S. Achyutanandan, Chief Minister of Kerala, who was from Communist Party. But instead of accepting that, both the Congress and the Communist has tried to mock that. It is very unfortunate. And other than that, I would like to remember that on 9th of December 2009, Kerala High Court
in the Shahjahan versus State of Kerala case, he has mentioned these things. So I think from there to this point, whatever is being done in Kerala is gradually coming in front of public and in front of the nation. But those parties who ruled by one party or another party, they always try to subjugate the justice to be done for the women of Kerala. नीलू जी। मुझे लगता है कि जो मैंने पुनः बोला कि जांच को भटकाने, सबूतों को मिटाने, आरोपियों को बचाने के बाद और अब डॉक्टरों को एक प्रकार से धमकाने के बाद मुझे लगता है कि वो इस विषय के ऊपर इतना खिसिया गई हैं कि उनके लिए यह कहने के अलावा कोई चारा नहीं। और मैं कहूंगा बंगाल को तो आपने हिंसा की आग में झोंक रखा है। इन्फिल्ट्रेशन से लेके अपराध तक की हिंसा। क्यों, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जिसमें पिटाई हो रही थी और उसके लिए एक तृणमूल कांग्रेस का विधायक खुलेआम बोलता है कि हाँ जी वो ठीक है, वो तो मजहबी मान्यता के अनुसार थी। कोई इस घटना से कनेक्शन है उसका? ममता बनर्जी जी के राज्य में पश्चिम बंगाल बहुत सी घनघोर हिंसाओं के दौर में है, जिसमें संदेश खाली से लेके यहां तक अनेक चीजें सामने हैं। इसलिए किसी एक चीज के माध्यम से वो चाहें तो जिसे एक कहावत होती, तिनके की ओट में आप पहाड़ नहीं छुपा सकते। आनंद जी। अभी तक उन्होंने कितना कन्विक्शन रेट किया, पहले पॉलिटिसाइजेशन खुद बता देना। अभी तक रेप के कितने मामलों में, एक्ट तो छोड़िए, कन्विक्शन रेट बताए वहां की सरकार, कितनों के खिलाफ कार्रवाई की है? मुझे लगता और कुछ नहीं है। एक बार फिर इस दुखद घटना पे पर्दा डालने का एक और दुखद प्रयास राजनीति करने का, इसके अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। और जहां तक रेप विक्टिम की बात है, हमारी सरकार आने के बाद नियमों में, मोदी जी की सरकार आने के बाद परिवर्तन हुआ। नाबालिग बच्चियों से बलात्कार के लिए मृत्युदंड का प्रावधान हुआ है। जो सजा थी वो 20 साल तक की गई है। इस प्रकार हमने उस प्रावधानों को और कड़ा किया है। मगर मैं ममता जी से कहना चाहूंगा, यह कानून का मामला नहीं है, यह आपकी सरकार की मानसिकता का मामला है। जब तक ऐसी मानसिकता के लोग सरकार में बैठे रहेंगे, कानून से बचाव का रास्ता खोजते रहेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, सर्वोच्च न्यायालय जो कहा है कि आपने सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर दी है, जिसकी वजह से साबित होना बंद हो गया है, पहले ममता बनर्जी ये बताएं कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कौन सा एक्ट ला रही है जिन्होंने सबूतों को नष्ट किया है। आदरणीय आमोद जी। मुझे लगता है राष्ट्र विरोधी टिप्पणी में तो कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। राष्ट्र, क्योंकि हमारे संविधान में भी लिखा है कि एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री शुड हैव अनफ्लिंचिंग कमिटमेंट टू द इंटेग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री। यानी किसी भारत के हर नागरिक के लिए यह आवश्यक है कि उसकी असंदिग्ध निष्ठा भारत की एकता और अखंडता के लिए हो। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं है। अब आप ठीक है, उन लोगों के पेट में दर्द हो सकता है जो भारत तेरे टुकड़े होंगे की बात को कहते हैं कि अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, उनके लिए समस्या हो सकती है। पूर्णिमा जी। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, एक बार पुनः कोलकाता की इस भयानक दुर्दांत घटना के ऊपर इस प्रकार की बयानबाजी उनकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है। और दूसरा, मैं एक और बात स्पष्ट कर दूं, हम ईमानदारी से कह रहे हैं, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि हमारी सरकार में ऐसी घटना नहीं हो सकती और दूसरे की सरकार में नहीं हो सकती।
इसलिए इसको दलगत भावना से ऊपर उठी है, मगर जो प्रतिक्रिया उधर हो रही है वो हमारी पार्टी में कभी नहीं हुई है। ये बताइए, उंगली तोड़ दी जाएगी, ये मंत्री बोल रहा है, ये कह रहा है, वहां का सांसद कह रहा अंजाम भुगतना पड़ेगा, मुख्यमंत्री कह रही है एफआईआर नहीं कर रही हूं ताकि कैरियर ना बर्बाद हो। यानी मीनिंग ये हुआ कि एफआईआर करके कैरियर बर्बाद किया जा सकता है। लड़कों से गलती हो जाया करती है। मुलायम सिंह यादव, आजम खां 2017 बुलंदशहर रेप कांड, जो उन्होंने कहा तो रेप हुआ ही नहीं, तो भाजपा का प्रचार है, बाद में हाई कोर्ट ने सीधे फटकार लगाई और अनकंडीशनल माफी मांगनी पड़ी। आइए कर्नाटक में नेहा हीरामत, वो तो कांग्रेस के कारपोरेटर की बेटी थी जिसको सरेआम चाकुओं से मारा गया, और उसके बाद कर्नाटक का गृह मंत्री ये बोलता है तो इन लोगों का आपस की दोस्ती थी, वो गुस्से में आ गया इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ऐसा बयान। राजस्थान के सबसे वरिष्ठ मंत्रियों में से एक शांति धारीवाल से जब पूछा गया कि राजस्थान में सबसे ज्यादा रेप क्या होते हैं, तो कहते हैं हंसते हुए कि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, यानी रेप को मर्दानगी के साथ जोड़ने का प्रयास। और राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं रेप के आधे से ज्यादा केस फर्जी होते हैं, और फिर बताते हैं मैंने देखा है 57% केस फर्जी हैं। इस ढंग के बयान भिन्न भिन्न राज्यों में इंडी गठबंधन के भिन्न भिन्न दलों के द्वारा जो दिए गए हैं, ये उनकी मानसिकता का प्रतीक है जो अपराधियों को संरक्षण देने की है। मैं विनम्रता से कहता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री स्तर के किसी भी व्यक्ति का ऐसा कोई बयान दिखाएं तो मैं बात कहने की, इसलिए जब तुलना की जाए तो समान रूप से तुलना की जानी चाहिए। Central government. So there is nothing in the Moda case. They used to they're talking against the central government. I think anybody who has gone even in the slightest detail of the Mundra case, he or she could have easily understood that if there is nothing or there is a very significant thing. And if there is nothing, you can very clearly come out of court. Because court has given several decisions in favor. क्यों भाई, राहुल गांधी की सदस्यता तो कोर्ट नहीं बहाल की ना, तो काहे उनको विश्वास नहीं हो रहा है? Fact of the matter is, if it would have been an iota of truth what they are saying, then Mr. Siddaramaiah would not have rushed to Delhi. नीरज पांडे जी। देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और आज से नहीं, जब असम अकॉर्ड हुआ था उस जमाने से है। अफसोस की बात है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस विषय के ऊपर कोई गंभीर प्रयास नहीं बल्कि इसको बढ़ाने का प्रयास किया। इसमें मैं आपको एक फैक्ट बता देना चाहता हूं। आप लोगों ने आईएमडीटी एक्ट का नाम सुना होगा। जानते हैं आईएमडीटी एक्ट क्या बना दिया गया था? कि अगर कोई विदेशी है और आपको शक है कि वो विदेशी है, वो भारत का नागरिक नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी नहीं कि वो ये साबित करे कि वो भारत का नागरिक है। आरोप लगाने वाले की जिम्मेदारी है कि वो साबित करे बांग्लादेश से कागजात लाके कि वो नागरिक है। सोचिए, ऐसा खतरनाक कानून। और दिस वाज क्वैश बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2006। और उसके अगेंस्ट कौन गया था? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल गए थे। और उसको क्वैश करते समय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिखा है कि आईएमडीटी एक्ट को क्वेश्चन करते समय कि दिस बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन अमाउंट्स टू एक्सटर्नल एग्रेशन ओवर इंडिया। आज ममता बनर्जी क्या कहती, मैं देखती हूं कौन निकालता है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वो जो बात हमने आपको कही थी याद दिला दें, अभी हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में सबसे रिकॉर्ड जीत किस लोकसभा से हुई है? हाईएस्ट जीत का रिकॉर्ड किस लोकसभा का है? असम की धुबरी, जहां कांग्रेस के रकीबुल हसन 10,25,000 वोट से जीते हैं, राहुल गांधी से 3 गुना ज्यादा। और असम में आप जाइए, किसी से पूछिए तो धुबरी को मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। तो जब तक ऐसी पार्टियां रहेंगी, यूपीए के कुछ मंत्रियों ने कहा था कि बांग्लादेशियों को सिटीजनशिप दे देनी चाहिए। ममता जी कहती मैं देखती हूं कौन निकालता है। और पुनः मैं कह दूं, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने। क्या लिखा? मोदी हैज टू गो। क्यों लिखा भाई बांग्लादेश में?
धुबरी तक संदेश भेजना था क्या? इसलिए जब तक भारत में ऐसी शक्तियां रहेंगी, पर आश्वस्त रहिए, मोदी जी की सरकार आने के बाद जिस दृढ़ता के साथ, और असम के मुख्यमंत्री वहां पर भी जिस दृढ़ता के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमने इन्फिल्ट्रेशन पे